हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रिचअप स्टडी में। चलिए दोस्त, आज से हम लोग क्लास 10th के जो राजनीतिक शास्त्र है उसको लेकर के आए हैं, है ना। देखिए, राजनीतिक शास्त्र जो है इस बुक से बच्चों को डर लगने लगता है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर पॉलिटी हमें समझ नहीं आता है, इसमें नेता वगैरह के बारे में रहता है ना, देश में शासन व्यवस्था कैसे चलता है उसके बारे में रहता है, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से शासन किया जाता है उसके बारे में रहता है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है ना, नहीं होता है, जिसके कारण वह जल्दी नहीं पढ़ना चाहते हैं राजनीतिक शास्त्र। लेकिन हम इस वीडियो में राजनीतिक शास्त्र को लेकर के आए हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा बुआ कि जिसको समझ नहीं आ रहा है या जिसको इंटरेस्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, उसको भी हम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, है ना। देखिए, राजनीतिक शास्त्र में हमें पूरा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ता है कि किसी देश का शासन व्यवस्था कैसे चलता है, वहाँ के गांवों में शासन व्यवस्था कैसे चलता है ना, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग आज लेकर के आए हैं क्लास 10th का जो राजनीतिक शास्त्र है उसको। देखिए बुआ, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। एनसीईआरटी अगर देखिएगा तो उसमें चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी। लेकिन हम लोग इसको लेके चलेंगे क्या, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, कुछ ऐसे बुक है उसमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी किया जाता है, क्या सत्ता की साझेदारी ज़रूरत है, और लोकतंत्र में ही सत्ता की साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अभी जो जितने भी देश है, मैक्सिमम देश उसमें से लोकतांत्रिक देश है ना। देश है जो संवैधानिक तौर तरीका से उसमें शासन चलता है ना। और वहाँ पर जितने भी नागरिक हैं उस सबको उस लोकतंत्र में साझेदारी होता है, क्योंकि उसमें सब लोग वोट देते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, हमारे इस देश में बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे गांव में बहुत ऐसे लोगों को ऐसा मोनोपोली होता है कि लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जाति के लोग यदि नेता बन जाए तो ज़्यादा सही होगा, हमारे जातियों का विकास हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों का मानसिकता इस तरीके से रहता है। कुछ लोगों का मानसिकता ऐसा भी रहता है कि हमारे धर्म के लोग यदि प्रधानमंत्री बन जाए, यदि नेता बन जाए तो हमारे धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता बुआ। यदि ऐसा स्थिति होता है, यदि जाति के हिसाब से वोट करिएगा और जाति के हिसाब से नेता चुनिएगा तो ठीक है, कुछ देर के लिए तो उस जाति के पक्ष में बात हो जाएगा, लेकिन उस एरिया में युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसी कारण श्रीलंका तबाह हो गया कि श्रीलंका में भाषाई आधार पर धर्म के हिसाब से लोगों को वोटिंग करके और उसको अधिकार दिया गया, और किस तरीके से श्रीलंका बर्बाद हो गया था उसको हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में हमें दो देशों के बारे में बड़ा अच्छा से एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग अपन धर्म कह रहा है ना कि हमारे धर्म के लोग नेता बन जाएगा तो हमारे धर्म पर ज़्यादा बढ़ावा देगा, हमारे बातों को ज़्यादा समझेगा। इसी तरीके से श्रीलंका में हुआ था और श्रीलंका बर्बाद हो गया किस तरीके से, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और बेल्जियम को भी हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत अच्छा से बेल्जियम के बारे में भी बताया गया है। बेल्जियम में भी देखेंगे कि किस तरीके से भाषाई हिसाब से लोगों को अधिकार यदि दिया जाता है तो किस तरीके से युद्ध की स्थिति आ जाता है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है बुआ। यह चैप्टर जो है वह बच्चे में एक नया सॉफ्टवेयर परिवर्तन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे के अंदर ऐसा मोनोपोली होता है कि हमारे जात का नेता है, हमारे धर्म का नेता है तो हमें बहुत बढ़ावा मिलेगा, है ना, हम अच्छा रहेंगे, बाद बाकी किसी का काम ना हो, हमारा काम हो, है ना। इस तरीके से बहुत बच्चे में मानसिकता रहता है ना। तो इस मानसिकता को कैसे दूर किया जाए, और यदि ऐसा मानसिकता कोई बच्चे या कोई आदमी अगर रखता है तो स्थिति क्या होगा उसके बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बुआ, चैप्टर का नाम है क्या, लोकतंत्र में
सत्ता की साझेदारी, है ना, सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर का मतलब क्या हुआ, साझेदारी सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि आखिर साझेदारी होता क्या है। देखिए, मिलजुल कर शासन करना, है ना, या सभी को एक साथ लेकर चलना साझेदारी कहलाता है। हाँ, नहीं नहीं, आप सुनते होंगे कि पार्टनरशिप कर लो, मतलब कि सबको एक साथ लेकर चलना ही साझेदारी होता है। मतलब कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि कोई देश लोकतांत्रिक है तो किस तरीके से हम सारे कम्युनिटी को एक साथ लेकर चलेंगे, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी धर्म को मानता हो, कोई भी जाति हो, उस सब को एक साथ बांध कर लेकर चलना ही, एक साथ बांध कर लेकर चलना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है बुआ। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हम लोग देखेंगे कि देश लोकतांत्रिक है तो उसमें हमें किस तरीके से सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना होता है, सभी जातियों को एक साथ लेकर चलना होता है, या महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, उस सब को एक साथ लेकर चलना होता है ना। इसी को हम लोग साझेदारी कहते हैं। ठीक है बुआ, चलिए तो अब देखते हैं बुआ कि लोकतंत्र, आखिर लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। मतलब लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें खुद लोग सरकार को चुनती है और अपना तौर तरीके से सरकार को चुनती है, तो सरकार शासन करती है, संवैधानिक तौर तरीका से लोगों को हिसाब से शासन चलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लोकतंत्र। लेकिन इससे पीछे जो हमारा इतिहास रहा है, या अपना देश का रहा हो या किसी भी देश का रहा हो, वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कोई भी देश में नहीं चलता था। वहाँ पर राजतंत्र चलता था, राजाओं का शासन हुआ करता था। और हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से राजाओं के शासन चलता था और लोगों ने युद्ध कर दिया और किस तरीके से दुनिया की स्थिति धीरे धीरे लोकतांत्रिक की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, है ना, से देश को चलाने के लिए बोलता है और देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से चलता भी है और संवैधानिक तौर तरीके से चलता है। ठीक है बुआ, चलिए तो आगे देखिए, अब्राहम लिंकन है। कौन है? अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा। अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे और यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र का बहुत अच्छा डिफिनीशन बताए हैं, लेकिन 100% यह अभी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इनके द्वारा जो दिया गया लोकतंत्र का परिभाषा है। क्या इन्होंने बताया? देखिए कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। इनका जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन का कहनाम था कि लोकतंत्र उसको कहते हैं जो जनता, मतलब लोकतंत्र जनता का ही है ना, जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है बुआ, देखिए, और लोकतंत्र से पहले तो दुनिया में राजतंत्र हुआ करता था, तो राजतंत्र को हटाने की बहुत ऐसे बात, है ना, अलग अलग विद्वान ने किया और बताया कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं में से एक विद्वान थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉस में इन्होंने एक बुक लिखा था। कौन बुक लिखे थे? मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉस। स्पिरिट ऑफ लॉस। उस स्पिरिट ऑफ लॉस बुक में उन्होंने कहा, क्या बताया कि उन्होंने बताया कि सत्ता का पृथक्करण होना चाहिए। सत्ता का पृथक्करण होना चाहिए। पृथक्करण मतलब कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन और कुछ पार्ट बाय पार्ट बात करके ही सत्ता को चलाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि 3 भागों में पृथक्करण करना चाहिए सत्ता को। पहला विधायिका, क्या? पहला विधायिका होना चाहिए, दूसरा कार्यपालिका होना चाहिए और तीसरा न्यायपालिका होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉस में, कि सत्ता का पृथक्करण होना चाहिए और सत्ता विधायिका में, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में बंटना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से किसी भी देश का शासन चलाया जा सकता है।
अब देखिए विधायिका मतलब क्या होता है। यदि किसी भी देश का नियम कानून जो बनाता है ना, जो नए नए नियम कानून जो बनाया जाता है उसको विधायिका कहते हैं। विधायिका का काम होता है बुआ नया नया नियम कानून बनाना, है ना, देश के लिए। और कार्यपालिका का होता है कि उसको नियम को पास करवाना, ठीक है, नियम जो है ना, वह पास करवाना और क्या जो देश के लोग हैं वह उस नियम को मान रहा है कि नहीं, है ना। और एक है न्यायपालिका। हो सकता है लोकसभा राज्यसभा में कहीं विरोध हो जाए कि नहीं आप जो बिल पास किए हैं, आप जो नया नियम लागू किए हैं वह सही नहीं है, तो उस दोनों को सुलझाने के लिए एक न्यायपालिका होना चाहिए, है ना, ताकि कोई यदि दिक्कत हो कोई नियम कानून में तो उसको न्यायपालिका सुलझाए, है ना। यह बात मॉन्टेस्क्यू का कहा गया था कि किसी भी देश के शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता का पृथक्करण होना अति आवश्यक है। किसमें होना चाहिए? विधायिका में, कार्यपालिका में तथा न्यायपालिका में उसका पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है बुआ, तो चलिए इससे आगे देखते हैं बुआ। देखिए अब हम लोग देखेंगे बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में क्या स्थिति था, है ना। और बेल्जियम के बाद हम लोग श्रीलंका को देखेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका अलग अलग भाषाओं वाला देश था। कुछ, है ना, कुछ क्षेत्र में अलग भाषा बोला जाता था, कुछ क्षेत्र में अलग भाषा बोला जाता था, और बहुत ऐसे लोग था जो जनसंख्या में एक ही भाषा बोलते थे, है ना। तो उन्हीं के हिसाब से सरकार ने उस पर क्या कर दिया, ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। तो ज़्यादा बढ़ावा दे दिया तो जो अल्पसंख्यक थे, जो कम भाषा बोलने वाले जो कम लोग थे, वो कितना दिन सहेगा और गृह युद्ध की स्थिति हो जाता है। उसी प्रकार बेल्जियम में भी ऐसा स्थिति हो जाता है ना। तो चलिए बुआ पहले हम लोग इसको देखते हैं, है ना, इसमें देखते हैं कि क्या स्थिति रहा था बेल्जियम का। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर है बुआ किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यह है बेल्जियम देश। क्या है? यह बेल्जियम देश है। ठीक है, यह देखिए यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर पीला रंग का है और यहाँ पर लाल रंग का है। ठीक है, और बीच में ऑरेंज है ना, नारंगी कलर का है। ठीक है, और यहाँ पर हल्का हल्का, है ना, बैंगनी कलर को दिखाया गया है। ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको बांटा गया है, उसके हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए बुआ कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, बेल्जियम क्या है? यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो बेल्जियम अपना जो हरियाणा राज्य है उससे भी बहुत छोटा है। देखिए इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसका जो चौहद्दी है, जो चारों तरफ से जो देश सट रही है, फ्रांस देश है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार मैप में कि कहाँ पर है उसका पड़ोसी देश। ठीक है बुआ, चलिए देखिए यहाँ पर इसको देखिए, है ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, हम इसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये देश है, ठीक है, यहाँ पर इसको नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, कौन सा है? नीदरलैंड। ठीक है बुआ, कौन है? नीदरलैंड। देखिए यहाँ पर यह जो देश है ना, जो रेड से जो हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं उसको कौन सा देश बोलते हैं? नीदरलैंड है। ठीक है, तो इसके पड़ोसी देश हो गया, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बुआ, यहाँ पर इसके नीचे यह जो देश है उसको हम लोग बोलते हैं लग्जमबर्ग। कौन सा है? लग्जमबर्ग देश है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? यह नीचे है इधर फ्रांस। ठीक है, क्या है बुआ? फ्रांस है। उसके बाद यदि इधर हम देखेंगे तो इधर क्या है? इधर है जर्मनी। ठीक है, क्या है? जर्मनी है। तो इस तरीके से उसके चारों ओर, है ना, यह चार देश है। ठीक है, और इसी के बीच में क्या है? इसी के बीच में है बेल्जियम, जो यह जो कलर दिख रहा होगा, है ना, यह बेल्जियम है। ठीक है, चलिए तो इसके पड़ोसी दो देश को देख लीजिए कि कहाँ पर कौन है ना। दिख तो नहीं रहा होगा क्लियर लिखा हुआ, लेकिन एक एवरेज लगा लीजिए कि इधर जो है, इधर क्या है? नीदरलैंड है। इधर क्या है? इधर है जर्मनी। इधर क्या है? इधर है लग्जमबर्ग और यह है फ्रांस। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग अब इससे आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ठीक है, तो लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। ठीक है, इसका जो बेल्जियम है, इसका जो आबादी है वह 1 करोड़ से थोड़ा बहुत अधिक है ना। यानी हरियाणा की
आबादी से करीब आधी, मतलब हरियाणा जो अपना एक राज्य का जो आबादी है उससे कितना है, लगभग आधा ही है इसमें, है ना जनसंख्या। बोलिए कितना कम है। आगे देखिए, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट, बुनावट नहीं होगा, बनावट बहुत जटिल है। मतलब और इतनी छोटी सी देश में वहाँ जातीय बनावट जो है ना बहुत भिन्न तरीके से देखने को मिलता है ना। देश की कुल आबादी का लगभग 59% है ना, जो 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। मतलब ये जो पूरा जो देश है बउआ, ये पूरा जो बेल्जियम देश है, इस देश के लगभग 59% जो लोग हैं वह फ्लेमिश वाले इलाके में रहते हैं। फ्लेमिश वाले कौन इलाके हो गए, ये हो गए फ्लेमिश वाले। यह जो पीला वाला जो दिख रहा है इसको फ्लेमिश वाला एरिया बोलते हैं। कितना बोलते हैं, फ्लेमिश वाला एरिया। इसी फ्लेमिश वाला एरिया में जो पूरे जो देश का जनसंख्या है लगभग 59% जनसंख्या इसी फ्लेमिश वाला एरिया में रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और डच बोलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, डच बोलता है। मतलब 59% जो आबादी है वह डच बोलने वाला है और वह फ्लेमिश वाला एरिया पर रहता है। अब देखिए कि शेष 40% लोग वो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। अब जो 40% जो लोग हैं वह किस में रह रहे हैं, बेलोनिया। देखिए यह जो भाग है इस भाग को बेलोनिया शहर बोला जाता है, जो लाल वाला है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, बेलोनिया। तो पीला वाला जो है उस पीला वाला को क्या बोलते हैं, फ्लेमिश वाला एरिया। इसमें लगभग 59% लोग रहते हैं। और यह जो लाल वाला एरिया है उसमें 40% लोग रहते हैं। ये जो 40% जो लोग रहते हैं वह फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ये जो 59% लोग रहते हैं वह डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब बाद बाकी जो 1% लोग हैं वह जर्मन बोलने वाले हैं। और वह यहाँ पर जो ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहे हैं, इस एरिया में है ना जो लोग हैं बहुत कम है, जो 1% लोग हैं वह जर्मन बोलते हैं। ठीक है, जर्मन बोलते हैं। आगे देखिए बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इतना मजा आने वाला है आपको, है ना कि क्या कहे। देखिएगा कि किस तरीके से देश की स्थिति रहता है, अलग अलग भाषा में है लोग बटे हुए हैं और वहाँ पे किस तरीके से स्थिति एक युद्ध का स्थिति आ जाता है, युद्ध का मोड़ ले लेता है। से देखिए आगे देखिए कि राजधानी है ना, राजधानी उसका कहाँ है। देखिए जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स या ब्रसेल्स भी कह सकते हैं। देखिए तो राजधानी ब्रसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा है, मतलब डच भाषा बोलते हैं। अब देखिए कितना ट्विस्ट की बात है। देखिए इसका जो यह राजधानी है, जो यहाँ पर गोल हम घेर दिए हैं, है ना, ये जो छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा होगा यह बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स कहते हैं, है ना। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। इस राजधानी में 80% जो लोग हैं वह क्या बोलते हैं, वह फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वह डच भाषा बोलते हैं। अब देखिए कितना अलग अलग बात हो गया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोलने वाला लोग कौन है, सबसे ज़्यादा जो लोग भाषा बोलते हैं डच भाषा, जो फ्लेमिश वाला एरिया में है। लेकिन वही हम स्पेशल राजधानी में बात करेंगे तो डच भाषा सिर्फ 20% बोलता है और राजधानी में फ्रेंच भाषा ज़्यादा लोग बोलते हैं, है ना। और इस तरीके से वहाँ पर जातीय विभाजन था, भाषा के आधार पर लोग इतना इतना क्षेत्र में है ना रहते थे। मतलब देश में सबसे ज़्यादा 59% डच बोलने वाले हैं और 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं और साथ साथ जो 1% लोग हैं वह जर्मन बोलने वाले हैं। लेकिन उसके राजधानी की बात करेंगे तो उसके राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाला है और 20% लोग डच बोलने वाला है। अब देखिए इसके कारण क्या स्थिति आता है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं बुआ। देखिए अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अब देखिए कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्धि
और ताकतवर रहे हैं। यदि हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच बोलते थे कम है, वही जो ज़्यादा जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उससे ज़्यादा ताकतवर था, है ना। मतलब जो कम बोलने वाले जो लोग हैं ज़्यादा है ना। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वह बहुत कम है, लेकिन इन्हीं लोग का आर्थिक स्थिति कम मजबूत है और बहुत ही ताकतवर है। आगे देखिए कि बहुत बाद में जाकर क्या है कि बहुत बाद में जा कर के यह स्थिति तो बिल्कुल चेंज होगा, कहीं ना कहीं तो कितना देर सहेगा, है ना। बाद में यह जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषा लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थे। मतलब कि देखा वहाँ के लोग देखा कि अरे भाई साहब बताइए, हमसे ज़्यादा जनसंख्या तो है नहीं, उसका कम जनसंख्या है, फिर भी वो हमसे ताकतवर क्यों है ना, फिर भी हमसे आर्थिक स्थिति उसका मजबूत क्यों है। अब जब यह बात जब धीरे धीरे जो डच भाषी लोग हैं, जो डच भाषाई के लोग हैं, उनमें यह पनपने लगता है और धीरे धीरे जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं उनसे नाराज़गी होने लगता है इनको। और इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। उनको कहना था कि भाई साहब यह देश सबका है, सब बराबर ना आर्थिक स्थिति रहेगा, यह बताइए उसका आर्थिक स्थिति बढ़िया है, मेरा कम है। और यह देखा देखी 1950 और 1960 के बीच आते आते लोगों में तनाव का उत्पन्न हो गया। जो फ्रेंच बोलते थे और जो डच बोलते थे उन्हीं दोनों में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इन दोनों समूहों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, क्योंकि कोई भी देश का जो सबसे मजबूत जगह होता है वह कहाँ होता है, राजधानी होता है। और ज़्यादातर राजधानी में ऐसा स्थिति देखने को मिलता है, क्योंकि राजधानी में देख रहे हैं कि पूरा देश में क्या है कि यदि पूरा देश में सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जा रहा है, सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है बउआ डच भाषा। लेकिन अगर राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी में सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोला जा रहा है और डच कम है। तो दोनों में क्या हुआ, तनाव की स्थिति आ गया कि पूरा देश में मेरा भाषा वाला लोग ज़्यादा है और राजधानी में मेरा कम हुआ तो क्या हुआ। और उसका का नाम था कि राजधानी में हम तो ज़्यादा है ना, पूरा देश में कम है तो क्या हुआ। और इस तरीके से दोनों भाषा के लोगों में टकराव उत्पन्न होने लगता है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। डच बोलने वाले तो संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे, है ना। जनसंख्या देखिए कितना बढ़िया बात लिखा गया है ना। संख्या में क्या थे, संख्या के हिसाब से तो ज़्यादा थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर था। और इसी के कारण जो डच भाषा थे और जो फ्रांस भाषा बोलने वाले लोग थे, इन दोनों में टकराव उत्पन्न होने लगता है। अब इस टकराव से किस तरीके से बेल्जियम ने इस स्थिति को गृह युद्ध होने से बचाता है, बहुत ताज्जुब की बात है। और किस तरीके से वहाँ के सरकार ने अपने देश के लोगों को अधिकार देता है कि नहीं, हम सबको साझेदारी के साथ ले चलेंगे, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो सबको बराबर अधिकार होगा। और उस तरीके से सबको बराबर अधिकार दे करके अपने देश में बहुत अच्छा स्थिति को खड़ा करता है। वहाँ के जो बेल्जियम के जो सरकार रहते हैं बहुत दिमाग वाले रहते हैं वहाँ पर। लेकिन ऐसे ही स्थिति अब हम लोग देखते हैं किसके बीच, ऐसे स्थिति अब हम लोग देखते हैं वह श्रीलंका के बीच। और श्रीलंका इसको बैलेंस नहीं कर पाता है। श्रीलंका ने वहाँ के जो ज़्यादा बोलने वाले जो लोग रहते हैं जिस भाषा को, उस भाषा के हिसाब से उस देश का राजकीय भाषा घोषित कर देता है। और जो ज़्यादा धर्म के लोग मानते हैं उसको ही ज़्यादा बढ़ावा देता है और उसे राजकीय धर्म के हिसाब से उसको घोषित कर देता है। और इस तरीके से देखते देखते उस देश में गृह युद्ध हो जाता है। और किस तरीके से श्रीलंका बर्बाद हो जाता है ना, जातिगत हिसाब से जो ज़्यादा अल्पसंख्यक भाषाई हिसाब से, है ना, देश में सरकार यदि नियम कानून लाती है। तो इस चैप्टर में हमें यही तो समझना है बुआ कि यदि हम ज़्यादा
लोग एक ही भाषा के बोलता है, अगर उसको हम सपोर्ट करते हैं तो जो कम लोग बोलने वाले हैं या जो कम संख्या में लोग हैं अभी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन धीरे 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 ऐसा समय आएगा कि वो भी आवाज़ उठाएंगे और हो ना हो देश में दंगा की स्थिति आ जाएगा, है ना। देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगा और यही गृह युद्ध देखने को मिल जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका इसको बैलेंस नहीं कर पाता है और वही श्रीलंका में उसी के कारण हम लोग समझेंगे कि राजीव गांधी को किस तरीके से मारा गया है। श्रीलंका का ही कुछ बात है और तमिल का बात है जिसके कारण राजीव गांधी को वहाँ पर जब साउथ में जाते हैं तो उनको वहाँ के महिलाएं ने बम सेट करके और राजीव गांधी को उड़ा देते हैं। इस तमाम चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा बुआ, पूरा एकदम देखिएगा, मज़ा आ जाएगा इस पॉलिटी को पढ़ने में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इस पॉलिटी को बेहतरीन तरीके से आपके रगों में उतार दूँ, है ना। बस वीडियो को आप लोग जितने दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है उनको अपने चैनल से जुड़ाइए, ठीक है बुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।